नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सतलोक आश्रम से रामपाल हुआ गिरफ्तार। पंचकुला में मेडिकल टेस्ट, आज कोर्ट में होगी पेशी। चुनाव आयोग की चेतावनी, दिशा निर्देश नहीं मानने पर राजनीतिक दलों की मान्यता होगी रद्द। विस्थापित कश्मीरियों की वोटिंग के लिए खास व्यवस्था। बिलासपुर परिवार नियोजन कांड में दवा निर्माता और उसका बेटा गिरफ्तार। कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। इनसाइडर ट्रेडिंग पर सख्त सेबी, प्रमोटर का परिवार भी दायरे में। डीलिस्टिंग के नियम सरल, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता रद्द। और गोवा में आज से फिल्मों का महाकुंभ, 45वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत फिल्म द प्रेसिडेंट के साथ। गुलजार की फिल्मों का भी होगा विशेष प्रदर्शन। कई दिनों की मशक्कत के बाद बुधवार रात आखिरकार रामपाल को हिसार के सतलोक आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रामपाल को मेडिकल टेस्ट के लिए पंचकुला ले गई। रामपाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में रामपाल को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। हरियाणा पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए इसी एम्बुलेंस में पंचकुला ले गई। पुलिस के लिए रामपाल की गिरफ्तारी एक बड़ा अभियान साबित हुआ। बुधवार को सुबह से ही पुलिस ने रामपाल के समर्थकों को आश्रम से हटाना शुरू कर दिया था। सीआरपीएफ की भी मदद ली जा रही थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती रामपाल की गिरफ्तारी के साथ आश्रम में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना था। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता ये थी कि जो वहाँ 15,000 से ऊपर लोग फंसे हुए हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सबको सुरक्षित बाहर निकालना और उसके बाद उस आरोपी को पकड़कर कानून के शिकंजे में बंद करना। दोनों मिशन को ये सरकार कामयाब करने में कामयाब रही। इससे पहले बुधवार को पुलिस की कार्रवाई को सुबह से ही स्थानीय लोगों की मदद मिल रही थी। हालात बिल्कुल बदले हुए थे। केंद्र सरकार ने आश्रम के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती को भी मंजूरी दे दी थी। प्रशासन के हम बिल्कुल साथ हैं। हम जो हमारी तरफ से जो सेवा हो रही हो लगातार जारी रहेगी। आश्रम के अंदर कई दिनों से फंसे लोगों का कहना था कि वो बाहर आना चाहते थे, लेकिन उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पहली बार आए कई लोगों ने इस अंदाज में अपने दर्द को बयां किया। नहीं, आप अंदर थे आश्रम में, जब आपको पता लगा कि आप आना चाहते थे अपनी मर्जी से, तो वहाँ रोक लिया गया क्या? रोक लिया गया कि अभी परमात्मा का आदेश नहीं है, अभी जाने का नहीं है। आश्रम में मैं 8 तारीख से फंसा था, तो 8 तारीख के बाद में फिर जब वहाँ पता लगा कि अब बाहर नहीं जाने दे रहे, तो हमने धक्काबाजी भी किया, लेकिन फिर भी अंदर से बाहर नहीं जाने दिए। 11 बजे जबरदस्ती आए थे आश्रम से, निकलने नहीं दिया। उसको जबरदस्ती लग रहे थे पहरेदार। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हत्या के एक मामले में कोर्ट ने रामपाल को 21 नवंबर को अदालत में पेश करने के आदेश दिए थे। इस अभियान में रामपाल के आश्रम में 6 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा मंगलवार को पत्रकारों पर भी हमला हुआ। हमले की जांच के लिए प्रेस काउंसिल ने एक कमेटी गठित की है। हिंसा के बाद रामपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ राजद्रोह और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लंबी जद्दोजहद और खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार रामपाल गिरफ्तार हो गए, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या रामपाल की गिरफ्तारी का कोई और तरीका नहीं था जिससे कि उन 6 मासूमों की जान बच जाती, जिनकी जान रामपाल के जिद की वजह से गई। बरवाला से कैमरामैन सरोज के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। चुनावी खर्चों में पारदर्शिता पक्की करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर राजनीतिक दलों पर अब ये बाध्यकारी होंगे। इस पर लंबित एक याचिका को खारिज करते हुए आयोग ने साफ किया है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने पर राजनीतिक दलों की मान्यता वापस ली जा सकती है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सख्त लहजे में 2 पन्नों का एक पत्र भेजा है। इसमें आयोग ने कहा है कि दिशा निर्देश जरूरी हैं क्योंकि हाल में चुनाव प्रचार के दौरान काले धन का ज्यादा इस्तेमाल होने का पता लगा है और इससे चारों तरफ गंभीर चिंता भी है। कई पार्टियों ने उन दिशा निर्देशों को वापस लिए जाने की मांग की थी और उन्हें कानूनी रूप से नहीं टिकने वाला, साथ ही
अस्पष्ट भी बताया था। कश्मीरी विस्थापित किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी पहचान पत्र को लेकर वोट डाल सकेंगे। उनके लिए वोटर आई कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। चुनाव आयोग को बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों की तरफ से वोटर कार्ड नहीं होने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये निर्देश जारी किया गया। आयोग ने कहा है कि कश्मीरी विस्थापित 12 पहचान पत्रों की सूची में से कोई एक पहचान पत्र पेश करके वोट डाल सकते हैं। इनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और मनरेगा जैसे कार्ड भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 पर बीजेपी का रुख साफ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और किश्तवाड़ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और महंगाई पर काबू पाने का दावा किया। राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 के बहाने दूसरी पार्टियों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी आएगी, धारा 370 पर बीजेपी बतलाए क्या सोचती है। मैंने कहा मैं बतलाता हूं। जनता को आप गुमराह करने की क्यों सोचती हो। धारा 370 होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को आपने तबाह क्यों किया। उधर जम्मू में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया। जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर को पहले दौर में 15 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी पार्टियों ने दिग्गजों को मैदान में उतार रखा है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किश्तवाड़ में रैली हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर चुनाव का भगवाकरण करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग चुनाव के दौरान संवेदनशील मुद्दे उठाकर लोगों में डर फैला रहे हैं। राज्य में कांग्रेस की प्रचार कमान संभाल रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी अपने तत्कालिक फायदे के लिए लक्ष्मण रेखा पार कर रही है। जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल गर्म है। आज बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह रामबन और बलिहाल में रैली करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह की लेह में एक चुनावी रैली होनी है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और रामबन जिलों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाएं करेंगी। इन दोनों ही जिलों में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन की विदेश यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। इस दौरान उन्होंने म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा की। यात्रा के अंतिम दिन नरेंद्र मोदी ने फिजी के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में विद्वानों के बड़े समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और लोग ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाले वक्त में भारत की भूमिका क्या होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की होगी और भारत ज्ञान की अपनी शक्ति के माध्यम से विश्व का नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री ने भारत प्रशांत द्वीप देशों के सहयोग मंच की नियमित बैठक का भी प्रस्ताव किया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के सभी नेताओं को 2015 में नई दिल्ली में अगली बैठक के लिए आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के परिवार नियोजन मामले में गिरफ्तार दवा विक्रेता और उसके बेटे को अदालत ने 2 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महावर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक रमेश महावर और उसके बेटे सुमित महावर ने पर आरोप है कि उन्होंने कम गुणवत्ता वाली दवाइयां तैयार की। इस कंपनी की दवा सिप्रोसिन 500 उन महिलाओं को दी गई थी जिसके बाद वो बीमार हुई और उनमें से कईयों की मौत हो गई। इस बीच कांग्रेस ने हादसे की सीबीआई जांच की मांग करने की मांग की है। कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे हजारों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। सेबी ने बुधवार को इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन को मंजूरी दी। अब प्रमोटर के परिवार को इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा डीलिस्टिंग के नियमों को सरल किया गया है। डीलिस्टिंग की समय सीमा 137 दिन से कम करके 76 दिन कर दी गई है। निवेशकों के खिलाफ काम करने की वजह से सेबी ने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता रद्द कर दी है। बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बुधवार को कई कदम उठाए। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन को मंजूरी देते हुए प्रमोटर के परिवार को इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपी को अपनी बेगुनाही का सबूत खुद देना होगा।
सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नए नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने की कोशिश की है। सेबी ने डीलिस्टिंग के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। इससे डीलिस्टिंग के नियम आसान हुए हैं। डीलिस्टिंग की समय सीमा पहले की तुलना में आधी कर दी गई है। ये अब 137 दिन से घटाकर 76 दिन कर दी गई है। डीलिस्टिंग के लिए कम से कम 25% शेयर धारकों की मंजूरी लेनी होगी। इस बीच सेबी ने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियों में भारी गड़बड़ियां पाई हैं। निवेशकों के खिलाफ काम करने की वजह से सेबी ने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता रद्द कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बुलेटिन में अब कुछ और अहम खबरें। कोयला मंत्रालय ने 74 कोल ब्लॉक की ई नीलामी के लिए नियमों का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है। इस पर 24 नवंबर तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। कोल ब्लॉक रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने ई नीलामी की बात कही थी। कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। अब ई नीलामी के जरिए ही कंपनियां बोली लगा सकेंगी। कोल ब्लॉक की नीलामी ऊर्जा, लौह इस्पात और सीमेंट क्षेत्र तक सीमित होगी। We are also making an effort to ensure that the blocks are not monopolized by one entity, that they take all the blocks. So the nominated authority will arrive at a particular number. He hasn't arrived as yet, but that work is on. कंपनियों को 19 दिसंबर तक बोली लगानी होगी। पूरी प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि कोल ब्लॉक के लिए बोली लगाने वाले कई होंगे। इससे लागत बढ़ने का भी खतरा है। Revenue maximizing approach, it is essential to keep a lid on the tariff. यानी कि जो भी बिडिंग होगी उसको हम उसमें एसेंशियलिटी रहेगी कि वो उसको पास थ्रू ना करें फॉर इंक्रीजिंग द टैरिफ। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में 214 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आवंटन मनमानी तरीके से हुआ है। सरकार अक्टूबर में कोयला क्षेत्र के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। इसमें ई नीलामी की भी बात कही गई थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश में खनन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार 1957 के कानून में बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एमएमडीआर विधेयक पेश किया जा सकता है। कई राज्यों में अवैध खनन की वजह से ये क्षेत्र सुर्खियों में है। 15वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से खान व खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2011 खत्म हो गया। ये विधेयक यूपीए सरकार की बड़ी पहलों में से एक था। विधेयक में 26% लाभ आदिवासियों और परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के बीच बांटा जाना था। एनडीए सरकार इस बिल को फिर से तैयार कर रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और शाह आयोग की सिफारिशों का भी ध्यान रखा जाएगा। एमएमडीआर एक्ट के अमेंडमेंट की दृष्टि से सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जहां अमेंडमेंट की आवश्यकता है वो हम लेकर आएंगे। प्रस्तावित बिल में खनन पट्टा देने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है। संसाधनों के आवंटन में राज्यों की बड़ी भूमिका भी होगी। निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया अपनाने और सभी कानूनी बाधाओं को दूर करने का प्रावधान भी है। राज्य सरकारें अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन कर सकेंगी। खान मंत्रालय ने बिल के मसौदे पर सभी संबंधित राज्यों और पक्षों से राय मांगी है। Time has come that we should move forward like any other developed world where mining is an open industry. We have been doing our mining in a very closed manner. Illegal mining issues have been coming up. Forest clearances, environmental clearances, all those issues have been coming up. प्रस्तावित बिल में हर जिले में खनिज संस्थान बनाने की बात है। ये संस्थान विस्थापित लोगों को मिलने वाले लाभ और खनन इलाके के विकास के लिए राशि तय करेंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के 1 साल के भीतर वाणिज्यिक रोजगार शुरू करने के लिए हलफनामा जमा करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर हलफनामा दाखिल करने के नियम को खत्म कर दिया है। यानी अब रिटायर्ड लोग बिना हलफनामे के प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। नए नियमों के तहत अब सिर्फ खुद से सत्यापित शपथ पत्र जमा करना होगा। इसमें बताना होगा कि नए रोजगार से विदेशी रिश्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पांच कारोबारी दिनों के बाद व्यापार मेले को
आम जनता के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे इस मेले में भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 25 देशों के लगभग 6,500 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। ये नज़ारा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का। ट्रेड फेयर सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीक का बेजोड़ मेल है। आम जनता के लिए खुलने के बाद यहाँ होने वाली भीड़ के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे पुख्ता इंतजाम है और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा हमारे सभी आने वाले विजिटर्स को कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अतिरिक्त लाइनें लगाई गई हैं टिकट चेकिंग के लिए, अतिरिक्त लाइनें लगाई गई हैं चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए, एक्सरे बैगेज स्कैनर बढ़ा दिए गए हैं जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मेले में लोग खरीदारी के साथ लजीज पकवान का भी लुत्फ उठा रहे हैं। दर्शक मेले की व्यवस्थाओं से भी खुश नजर आए। स्टॉल्स जो हैं बहुत अच्छी तरह सजाए गए हैं और आई एम फीलिंग बहुत ही अच्छा मुझको लग रहा है यहाँ पर आकर। मज़ा आ रहा है ट्रेड फेयर में। यहाँ पे मैं अलग अलग जगहों के बारे में पता चल रहा है कौन सी चीज़ यहाँ पे बहुत शॉपिंग करी और यहाँ पे हमने अभी राजस्थान वगैरह घूमा और कलकत्ता वगैरह आसाम वगैरह पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार की थीम महिला उद्यमियों पर केंद्रित है। व्यापार मेले में दक्षिण अफ्रीका को साझीदार देश और दिल्ली को फोकस राज्य बनाया गया है। मेला 27 नवंबर तक चलेगा। मेले हमेशा से हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक रहे हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भारतीयता की झलक तो दिखती ही है, साथ ही यहाँ विदेशी निवेशकों को लुभाने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन अनिर्बान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। चंडीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत 1971 में NCERT ने की थी, जिसका मकसद बच्चों में राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना था। चंडीगढ़ में 7 दिनों तक चली जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में देश भर के 157 स्कूलों के 400 छात्रों ने हिस्सा लिया। इन्होंने यहाँ 190 से ज्यादा विज्ञान से जुड़े मॉडल्स का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी को देश की सबसे पुरानी विज्ञान प्रदर्शनी का गौरव हासिल है। 1971 से हर वर्ष NCERT इसका आयोजन कर रही है। बेसिकली जब ये इसमें 2 ईयर प्रोसेस है। फर्स्ट ईयर में जब हम बच्चों को स्कूल लेवल, स्टेट लेवल पे सिलेक्ट करके और फिर हम इसके प्रोफाइल्स हम NCERT को भेजते हैं, तो सेकंड ईयर में हम इसको होस्ट करते हैं किसी डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। तो इस बार इस चंडीगढ़ का नंबर था 41st है, तो हमने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज की है। प्रदर्शनी में 2 घंटे का लेजर शो का आयोजन भी किया गया, जिससे उभरते हुए वैज्ञानिक और आम लोग विज्ञान के कई पहलुओं से वाकिफ हो सके। यहाँ कई जाने माने वैज्ञानिकों के व्याख्यान भी हुए। समारोह का समापन एक प्रेजेंटेशन के जरिए हुआ, जिसे द ग्लिम्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का नाम दिया गया। बच्चे कॉमर्स में जाना पसंद करते हैं, आर्ट का भी क्रेज़ है या डिफरेंट दूसरे जो वोकेशनल कोर्सेज उसमें भी क्रेज़ है, पर साइंस में क्रेज़ गिरता जा रहा है। आप देखोगे नेशनल लेवल पे एनरोलमेंट बहुत कम हुआ है, तो हम इसको स्टेट लेवल पे जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो भी हमारा पर्पज़ यही रहता है कि साइंटिफिक बच्चों में टेम्पर हो, इनोवेशंस हो। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में होता है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के सम्मान में मनाया जाता है। कार्यक्रम का अगला थीम साइंस एंड मैथमेटिक्स फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड होगा। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी, चंडीगढ़। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विवाद पर वियना में बातचीत शुरू हो गई है। ईरान का अमेरिका और 5 पश्चिमी देशों के साथ बातचीत की शर्तों को लेकर गतिरोध जारी है। विवाद के हल के लिए 24 नवंबर तक की समय सीमा है। ईरान को उम्मीद है कि इस बार मुद्दे का कुछ न कुछ हल जरूर निकल आएगा। 那我想现在各方都面临着一个难得的历史机遇，也需要各方呢都有历史的承担。那么我们希望各方呢能够从全面解决以后的大局出发。 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो अमेरिका और यूरोप के साथ रिश्ते सुधारने के लिए गंभीर हैं, लेकिन ये रिश्ते बराबरी के होने चाहिए। पुतिन ने आरोप लगाया कि अमेरिका और रूस के खराब रिश्तों की वजह उसके मामलों में अमेरिका की बेवजह दखलंदाजी है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों के मामले में दखलंदाजी बंद करे तो उसके साथ रिश्ते सुधारने को तैयार हैं।
पुतिन के मुताबिक दो देशों के रिश्ते बराबरी के होने चाहिए और एक दूसरे के हितों की अनदेखी करके शांति कायम नहीं की जा सकती। Мы готовы к практическому взаимодействию с американскими партнерами по самым различным направлениям, на принципах уважения интересов друг друга, равноправия и невмешательства во внутренние дела. इधर रूसी विमानों की बढ़ती गतिविधियों के नजर नाटो सेनाओं ने बाल्टिक इलाके में गश्त बढ़ा दी है। बाल्टिक इलाके में कनाडा और पुर्तगाल रूस की हवाई गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। Not normal behavior, should comply with the international aviation regulations and actually should be talking with normally a civilian agency, squawking meaning identified and flying with a flight plan, so they know the route that they can deconflict it. यूक्रेन में प्रभाव बनाए रखने के लिए रूस और अमेरिका के बीच काफी दिन से खींचतान चल रही है। दोनों ही देशों के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में बेहद खराब हुए हैं। रूस अमेरिका पर सीरिया और यूक्रेन में बेवजह दखलंदाजी का आरोप लगाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमले में तालिबान के 4 आतंकी मारे गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों का एक समूह काबुल स्थित अंतर्राष्ट्रीय जोन में घुसने की कोशिश कर रहा था। ग्रीन विलेज नाम के इस अति सुरक्षित इलाके में घुसने की कोशिश में आतंकियों ने बम धमाका किया, जिसमें 4 आतंकियों की मौत हो गई। बचे हुए आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका इन दिनों जबरदस्त बर्फीले तूफान की चपेट में है। सर्दी ने यहां समय से पहले दस्तक दे दी है। यहां के सभी 50 राज्यों में तापमान 0 या उससे भी नीचे चला गया है। पूर्वोत्तर अमेरिका के कुछ इलाकों में भीषण बर्फबारी के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कई शहरों में उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। भीषण सर्दी से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 5 लोगों की मौत पश्चिमी न्यूयॉर्क के बफेलो इलाके में हुई है। 1976 के बाद अमेरिका पहली बार इतनी सर्दी झेल रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक धूमकेतु से मिली सूचनाओं में कार्बन और दूसरे ऑर्गेनिक तत्वों का पता चला है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने धूमकेतु की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने में कामयाबी हासिल की थी। इस यान की बैटरी खराब हो गई थी, लेकिन बंद होने से पहले यान कुछ सूचनाएं अंतरिक्ष एजेंसी को भेजने में कामयाब रहा था। उन सूचनाओं का विश्लेषण करके वैज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन किसी धूमकेतु के जरिए तो नहीं पहुंचा था। So with COSAC, we succeeded to identify several organic molecules in the so-called sniffing mode, so detecting the atmosphere, so to say, close to the comet. And we are currently investigating which species of molecules exactly these were in the mass spectrometers, but this will be published very soon. गोवा में आज से 45वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह शुरू हो रहा है। 11 दिनों तक चलने वाले समारोह में देश विदेश की सैकड़ों फिल्में दिखाई जाएंगी। आइए एक नजर डालते हैं इस बार के मुख्य आकर्षण पर। गोवा फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत ईरानी फिल्मकार मोहसिन मुखमालबफ की फिल्म द प्रेसिडेंट से होगी। ये फिल्म एक तानाशाह की कहानी है, जिसका राज्य छिन जाने के बाद वो उन्हीं अत्याचारों का सामना करता है जो कभी उसने अपनी जनता पर किए थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट में जो फिल्में होंगी उनमें प्रमुख हैं कोल्ड इन जुलाई, ऑस्ट्रिया की फिल्म क्रैक्स इन कंक्रीट, आइसलैंड की फिल्म लाइफ इन अ फिश बोल और कुर्दिश फिल्म मेलबोर्न। इंडियन पैनोरामा में इस बार का मुख्य आकर्षण होगी मराठी फिल्म एलिजाबेथ एकादशी। माँ और बेटे के संवेदनशील रिश्ते पर आधारित ये फिल्म काफी सराही जा चुकी है। इसके अलावा मोहनलाल की मलयालम फिल्म दृश्यम पर भी सबकी नजर रहेगी। असमिया फिल्म ओथेलो भी आकर्षण का केंद्र है। इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता गुलजार साहब की फिल्मों का खास तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत आंधी, अंगूर, इजाजत, कोशिश और मेरे अपने जैसी फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म समारोह में एक हिस्सा भारतीय फिल्मों में नृत्य और गीत के महत्व को भी दर्शाएगा। इसमें वी शांताराम की फिल्म झनक झनक पायलबाज़ें, अलबेला और आम्रपाली सहित 9 फिल्में प्रदर्शित होंगी। समारोह का समापन चीन की फिल्म द ग्रैंड मास्टर से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक कवि, एक शायर, एक गीतकार कभी सरहदों में नहीं बंधा होता।
वो तो मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं और उसकी आकांक्षाओं को शब्दों में पिरोकर सबकी आवाज बन जाता है। पाकिस्तान के शायर फैज अहमद फैज कुछ उन्हीं शायरों में से हैं। उनकी शायरी में एक तरफ आधुनिकता है तो दूसरी तरफ सूफीवाद की तरफ झुकाव भी। वो जितने पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं उतने ही हिंदुस्तान में और उतने ही रूस में भी। रूस ने तो उन्हें वहां के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार लेनिन पीस प्राइज से नवाजा। आज फैज अहमद फैज की पुण्यतिथि है। आइए याद करते हैं फैज साहब को उनकी कुछ चुनिंदा गजलों के साथ। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो, पाबजौला चलो, दस्त अफशां चलो, मस्तो रख्सां चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। चले भी गुलशन का चले फूलों में रंग भी भरे, बादलों बहार चले आए कुछ इसके बाद और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सतलोक आश्रम से रामपाल हुआ गिरफ्तार, पंचकुला में मेडिकल टेस्ट, आज कोर्ट में होगी पेशी। चुनाव आयोग की चेतावनी, दिशा निर्देश नहीं मानने पर राजनीतिक दलों की मान्यता होगी रद्द, विस्थापित कश्मीरियों की वोटिंग के लिए खास व्यवस्था। बिलासपुर परिवार नियोजन कांड में दवा निर्माता और उसका बेटा गिरफ्तार, कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। इनसाइडर ट्रेडिंग पर सख्त से भी, प्रमोटर का परिवार भी दायरे में, डीलिस्टिंग के नियम हुए सरल, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता रद्द। और गोवा में आज से फिल्मों का महाकुंभ, 45वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत। फिल्म द प्रेसिडेंट के साथ गुलजार की फिल्मों का भी होगा विशेष प्रदर्शन।